हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्कस किया था। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एक करेक्शन आप कर लीजिए। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई 3 मीटर मैंने लिखाई थी आपको, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डुडेनम, जेजुनम और इलियम 3 पार्ट होते हैं। तो इलियम की जो ये लंबाई है वो है 3 मीटर, 3 मीटर से 4 मीटर, और पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई है यहाँ पर 6 मीटर लॉन्ग। तो ये एक छोटा सा करेक्शन था, ये आप कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हम देख रहे थे डिजीज, जिसमें हमने वायरस से होने वाली जो डिजीज है उन सबको हमने देख लिया था। कौन कौन सी वायरस से होने वाली डिजीज है, ट्रिक के माध्यम से हमने देखा था। हमने क्या देखा था कि जो जापान है उसमें रब ने एसएमएस किया। क्या एसएमएस किया वहां पर कि वायरस के कारण चैंपियंस की दुनिया में फ्लू आया। जापान में रब ने एसएमएस किया कि वायरस के कारण चैंपियंस की दुनिया में फ्लू आया। तो ये सारी डिजीज यहाँ पर लिखी हुई है। वायरस से होने वाली ऑलमोस्ट सारी डिजीज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, जो कि प्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जापान से है यहाँ पर जापान एनसेफेलाइटिस, रब से है रेबीज, रुबेला, और एस से है सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एम से है मिसल्स मम्स, एस से है स्वाइन फ्लू, सी से चिकन पॉक्स, एच से हेपेटाइटिस, ए से एड्स, एम से अगेन मिजल्स या मम्स में से आप कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है पी से है पोलियो, एस से स्मॉल पॉक्स, डी से डेंगू, फ्लू से है बर्ड फ्लू, आई फ्लू एंड इन्फ्लुएंजा। इसके बाद नेक्स्ट था आया। आया का मीन्स हमने लिया था कि आर्बो वायरस से होने वाली डिजीज, तो उसमें थी जीका और येलो फीवर। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज के नेम, उसको भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये प्रोटोजोआ क्या होता है। जो प्रोटोजोआ है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ये मैंने एक कोशिका बनाई है यहाँ पर, और ये कोशिका कैसी है, सिंगल सेल, केवल एक ही कोशिका यहाँ पर है। तो सिंगल सेल होता है, और इसके अंदर, क्योंकि कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस है, और वो यूकैरियोटिक मीन्स ये न्यूक्लियस अच्छी तरीके से डेवलप है। जिन भी सेल्स में न्यूक्लियस अच्छी तरीके से डेवलप होता है उसमें न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। तो उस न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, उस न्यूक्लियस वाली जो सेल है उसको कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। यू मीन्स ट्रू और कैरियोटिक मीन्स होता है केंद्रक। तो यूकैरियोटिक है हमारा प्रोटोजोआ, और ये होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मीन क्या है कि ये सूक्ष्मदर्शी है, हमें नग्न आंखों से ये दिखाई नहीं देगा। तो प्रोटोजोआ से होने वाली जो डिजीज है उसके लिए भी हम ट्रिक देखेंगे। कोई भी जब जॉब में होता है तो जॉब का एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है। तो ये मानिए कि जॉब का एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है, और जॉब के दौरान किसी व्यक्ति को नींद आ जाती है, तो दूसरा व्यक्ति उसे बोलता है कि प्रोटोकॉल तोड़ काम पे सो ले। क्या बोलता है, प्रोटोकॉल तोड़ काम पे सो ले। तो इसमें हम देखेंगे ये जो प्रोटोकॉल वर्ड है, प्रोटोकॉल वर्ड में जो ये प्रोटो है उससे हम ले लेंगे मींस प्रोटोजोआ। तो हमें पता लग जाएगा कि ये है प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज। काका मीन क्या है यहाँ पर, काका मीन है यहाँ पर काला आजार। ये जो डिजीज के नेम मैं आपको बता रही हूँ इनको बार बार आप रिवाइज करें, तभी जाकर ये अच्छे से आपको याद हो पाएगी। तो काका मीन्स है यहाँ पर काला आजार, मा का मीन्स मलेरिया, पी ए का मीन्स है यहाँ पर पेचिस या डिसेंट्री। पी ए का मीन्स क्या है यहाँ पर, पेचिस या डिसेंट्री, और पी वाई का मीन्स है यहाँ पर पायरिया, और सो का मीन्स है यहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस,
और ले का मीन्स है यहाँ पर ल्यूकेरिया। तो ये आपकी वायरस और प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज यहाँ पर हो जाती है। इनको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, पहले आप डिजीज के नेम याद कीजिए कि कौन कौन सी होती है प्रोटोजोआ से और वायरस से। अब नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो डिजीज है, डिजीज कैसी कैसी होती है, कौन कौन से टाइप की होती है। तो कुछ डिजीज तो ऐसी होती है कि जो जन्म से ही हमें प्राप्त होती है। बच्चे ने जन्म लिया, जन्मजात ही उसमें रोग होता है कोई, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक डिजीज। ये जो जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, उसको हम क्या कहेंगे, जन्मजात रोग। और इसी के लिए एक और वर्ड हम यूज लेते हैं, वो है इन्नेट डिजीज। जेनेटिक डिजीज के लिए जन्मजात रोग और इन्नेट डिजीज, ये एक टाइप है डिजीज का। और ये क्यों होती है, जब माता के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, भ्रूण का जब विकास हो रहा होता है, तो उस दौरान ही, क्योंकि क्या होता है कि जो माता है उससे जो भ्रूण है, जो शिशु है, उसमें लक्षण किसके माध्यम से आते हैं, डीएनए के माध्यम से। तो जो ये डीएनए है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, डीएनए किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में, और इसी के माध्यम से जो लक्षण है वो नेक्स्ट पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, जो डीएनए है उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, उसमें कुछ त्रुटि हो जाती है, उसकी सीक्वेंस कुछ चेंज हो जाती है, या उसमें कुछ गलतियां हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। तो उस वजह से जो डिजीज होती है उन्हें क्या कहा जाता है, इन्नेट डिजीज या जन्मजात रोग। अब इसके एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि है डाउन सिंड्रोम। एग्जाम्पल क्या है इसका, डाउन सिंड्रोम, ये इसका एग्जाम्पल है। और इसके अलावा जैसे कि है सिकल सेल एनीमिया है, वो इसका एग्जाम्पल है, थैलेसीमिया है, वो इसका एग्जाम्पल है। तो इनको भी हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। अभी आप एक एग्जाम्पल याद रखें कि इन्नेट डिजीज का एग्जाम्पल क्या है, डाउन सिंड्रोम। उसके बाद जो ये तो हमको जन्म से प्राप्त हुई वो डिजीज है, जो जीवन काल के दौरान, पूरी लाइफ साइकिल के दौरान जो जो डिजीज हमें होती है, उनके लिए भी हमने एक अलग से नाम दिया है, क्योंकि वो जीवन काल में हम अर्जित करते हैं, जीवन काल में हम प्राप्त करते हैं। इसीलिए ऐसे जो रोग है उनको कहा जाता है अर्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीज। इनको क्या कहा जाता है, एक्वायर्ड डिजीज, क्योंकि ये जीवन काल में हमें प्राप्त होती है। अब इन जो एक्वायर्ड डिजीज है, इनमें से भी कुछ रोग इस तरह के होते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के थ्रू, पानी के थ्रू और किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं, जो पर्सन टू पर्सन फैलते हैं, पर्सन टू पर्सन जो फैलते हैं उन्हें कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज। और इसी का एक और नाम है, और वो नाम क्या है इसमें, इन्फेक्शियस डिजीज। क्या नाम है, इन्फेक्शियस डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज का ही एक और नाम है इन्फेक्शियस डिजीज, और इसको हिंदी में कहा जाता है संक्रामक रोग। ये क्या होते हैं, पर्सन टू पर्सन फैलते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, अगर कोई भी एनिमल है, एनिमल में भी अगर कोई रोगजनक है, पैथोजन है, और वो एनिमल के द्वारा ह्यूमन में फैलता है, ह्यूमन में जाता है वो पैथोजन, एनिमल से ह्यूमन में। या फिर क्या कंडीशन हो सकती है एक और, अगर वो एनिमल से एनिमल में ही ट्रांसफर होता है, एनिमल से एनिमल में ही अगर ट्रांसफर होता है, तो ये जो डिजीज है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन,
इनको भी हम क्या कहेंगे, इनको भी हम कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज। अब इनमें जो ये लास्ट दो हैं, कौन कौन सी है लास्ट दो, एनिमल टू ह्यूमन और एनिमल टू एनिमल, इनको क्या कहा जाता है, इनको भी एक अलग नाम दिया जाता है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, और वो नाम क्या है, वो नाम है यहाँ पर जूनोटिक डिजीज। क्या नाम है वो नाम है जूनोटिक डिजीज, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है पशुजन्य रोग, पशुजन्य रोग इनको कहा जाता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज हमने देखी कि क्या होती है, पर्सन टू पर्सन, एनिमल टू पर्सन और एनिमल टू एनिमल ये ट्रांसफर होती है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो पर्सन टू पर्सन तो फैल रही है, लेकिन किसके जरिए फैल रही है, उसका मीडियम क्या है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलती है, तो वो मीडियम भी हमें यहाँ पर देखना है। अब वो मीडियम क्या है, जैसे कि वोटर हुआ, अगर वोटर इस पर्सन ने उसको छुआ, इस पर्सन के कांटेक्ट में वो वोटर आया है और वही वोटर इस पर्सन के कांटेक्ट में आ जाएगा दोबारा, तो उससे भी डिजीज हो सकती है। इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार एयर से भी हो सकती है, और इसी प्रकार ब्लड के थ्रू भी, अगर कोई संदूषित जो रक्त है वो इस पर्सन का इस पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो हो सकती है। और इसके अलावा किससे हो सकती है, सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकती है, और इसके अलावा अगर किसी को स्पर्श किया है, टच किया है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकती है। तो हमने क्या देखा, जो इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक रोग है, पर्सन टू पर्सन, एनिमल टू ह्यूमन और एनिमल टू एनिमल किसके माध्यम से होते हैं, फर्स्ट एयर के माध्यम से, सेकंड वाटर के माध्यम से, थर्ड अगर हमने कोई संदूषित भोजन अगर किया है जो कि किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आया है और उसी को हमने कर लिया, तो उस वजह से भी कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो फैल सकती है। इसके बाद बॉडीली फ्लूइड, बॉडीली फ्लूइड में क्या आ जाता है, ब्लड, ब्लड उसमें आ जाता है। इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट और टच, टच के अलावा इंसेक्ट्स जो होते हैं उनसे भी ये डिजीज फैल सकती है, जैसे कि हमने देखा था एनिमल टू ह्यूमन। तो इंसेक्ट्स में क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट होता है, जैसे कि आप मच्छर ले लीजिए, तो जो ये मच्छर है उसके ऊपर भी कुछ छोटी 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाई जा सकती है उसके अंदर या उसके ऊपर। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन में अगर पहुंच जाए तो ह्यूमन में वो डिजीज पैदा कर सकती है। तो ये जो मच्छर या मक्खी है, इनके ऊपर जो परजीवी पाए जाते हैं, उन परजीवी के द्वारा भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज उनके द्वारा हो सकती है। और ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो किससे होती है, ये इन्फेक्शियस डिजीज माध्यम तो हमने देख लिया, लेकिन इनको कर कौन रहा है, इनका पैथोजन मतलब इनका रोगजनक कौन है, इनका रोगजनक कौन है, इनके रोगजनक है बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकती है और पैरासाइट्स हो सकते हैं, और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। प्रोटोजोआ जो अभी हाल ही में हम डिस्कस करके आए हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है ट्रिक के माध्यम से। तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहा जाता है, जीवाणु, वायरस, वायरस, फंजाई क्या होती है, कवक, पैरासाइट्स हमने देखे परजीवी, और प्रोटोजोआ जो कि हमने अभी देखे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये हमने देख लिया इन्फेक्शियस डिजीज। अब इन्फेक्शियस डिजीज हमने देख ली, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल। ये तो क्या है, पर्सन टू पर्सन फैल रही है, लेकिन एक और टाइप होता है डिजीज का जो क्या होता है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगा, चाहे वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इन सब के माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगा। तो उनको क्या कहा जाता है, उनका जो नाम है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या गैर संक्रामक रोग। और इसी का एक और नाम क्या है,
नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इनका इन्फेक्शियस, तो इनका एक और नाम क्या है, इनका है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, अब ये हम आगे देख लेते हैं, और ये कैसे होती है तो उसको भी हम देख लेते हैं। नॉन इन्फेक्शियस या गैर संक्रामक रोग, अब इनका कारण क्या होता है, इनका रीजन भी तो होता होगा कुछ, तो अगर जैसे कि कोई भी टिश्यू है, कोई भी ऑर्गन है, या कोई भी ग्लैंड है, जैसे कि टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स क्या करती है, अपने अंदर से कुछ पदार्थों को स्त्रावित करती है, और जो वो स्त्रावित पदार्थ है, जैसे कि हमने क्या देखे थे, हमने डाइजेशन जब हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि उनसे एंजाइम स्त्रावित होते हैं। हम जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो उनसे भी हम देखेंगे कि कुछ हार्मोन उनसे स्त्रावित होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू टाइप की होती है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनसे क्या स्त्रावित होते हैं, हार्मोन उनसे स्त्रावित होते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स है उनमें अगर एबनॉर्मेलिटीज आ जाए, उनमें असामान्यताएं आ जाए, वो अपना काम अच्छे से नहीं करे, या फिर उनके द्वारा जो स्त्रावित हार्मोन है वो कम हो या फिर थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो उस वजह से भी डिजीज पैदा हो सकती है, और उन डिजीज को भी हम नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीज है उस कैटेगरी में शामिल करते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, ग्लैंड्स के द्वारा ग्लैंड्स में एबनॉर्मेलिटीज अगर हो जाती है तो उसकी वजह से कोई रोग पैदा होता है, तो उसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख लिया है, और वो क्या है, वो है डायबिटीज। क्या है वो है डायबिटीज, ये हमने देख लिया। और ऑर्गन है, जैसे कि हम पढ़ते हैं हार्ट, हम पढ़ते हैं तो हार्ट हम पढ़ते हैं, तो अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ऑर्गन हमारा हार्ट है वो अच्छे से काम नहीं करे, तो उसकी वजह से भी वहां पर क्या हो सकती है, वहां पर डिजीज पैदा हो सकती है। और उन डिजीज को क्या कहा जाता है, उन डिजीज को कहा जाता है उन डिजीज को क्या कहा जाता है, हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये उन डिजीज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट हमने इसका कारण देख लिया, इसका रीजन हमने देख लिया, टिश्यू, ऑर्गन या ग्लैंड्स में एबनॉर्मलिटीज अगर आ जाती हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, अगर हम किसी भी रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं, विकिरण के कांटेक्ट में आते हैं, या फिर हम आते हैं केमिकल के कांटेक्ट में। केमिकल के कांटेक्ट में हम कैसे आएंगे, जैसे कि उर्वरक होते हैं, उर्वरक के कांटेक्ट में हम आते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए। तो अगर हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो भी हमें जो डिजीज है वो पैदा हो सकती है, और उन डिजीज को भी हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में शामिल करते हैं। और उस डिजीज का एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल है कैंसर। नेक्स्ट क्या कारण हो सकते हैं, नेक्स्ट कौन सी डिजीज इसमें शामिल हो सकती है, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि उम्र बढ़ने के साथ उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अल्जाइमर। अल्जाइमर जो रोग होता है वो क्या होता है, वो उम्र बढ़ने के साथ उत्पन्न होता है, और ऐसी जो डिजीज होती है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है डीजनरेटिव डिजीज या अपक्षयी रोग। तो ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है, डीजनरेटिव डिजीज या अपक्षयी रोग। नेक्स्ट हम देखते हैं और किससे हो सकती है, हम लेते हैं भोजन, न्यूट्रिशन हम लेते हैं। अब जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसमें किसी विटामिन की अगर कमी हो गई, मान लीजिए उसमें विटामिन किसी विटामिन की कमी हो गई, जैसे कि विटामिन सी की उसमें कमी हो गई। अब विटामिन सी है, उसकी कमी से भी कोई रोग पैदा हो जाता है, उस रोग का क्या नाम है, स्कर्वी रोग। तो वो जो रोग है वो भी किस में आएगा, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में वो रोग आएगा। तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो उस वजह से जो रोग पैदा होते हैं उन्हें कहा जाता है डिफिशियंसी
डिजीज, उन्हें क्या कहा जाता है? डिफिशियंसी डिजीज। नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट है हमारी जो जीवन शैली है उसके कारण भी हमें कुछ रोग हो सकते हैं। जैसे कि जीवन शैली कैसे, हम कैसे, हमारा जो वर्क कल्चर है वो कैसी है, हम कैसे रहते हैं, दैनिक जीवन में हम कैसे रहते हैं। जैसे कि हम फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करते हैं, हम शारीरिक क्रियाएं ज्यादा नहीं करते हैं, हम बैठे रहते हैं, हम सोते रहते हैं, तो इनकी वजह से भी जो रोग होते हैं वो भी नॉन इन्फेक्शियस या गैर संक्रामक जो रोग है उनकी कैटेगरी में आएंगे। और इनकी वजह से कौन से रोग होते हैं? इनकी वजह से होते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, और इसका एक एग्जाम्पल है डायबिटीज टाइप सेकेंड। डायबिटीज का जो टाइप फर्स्ट है वो तो आ जाता है ग्लैंड्स की एबनॉर्मलिटीज की वजह से, इंसुलिन हार्मोन उससे रिलेटेड होता है, और इससे भी होता तो इंसुलिन हार्मोन ही रिलेटेड है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। वो जब हम डिजीज पढ़ेंगे, ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे, तब हम इसको देखेंगे। लेकिन जो लाइफस्टाइल डिजीज है उसके एग्जाम्पल क्या है? डायबिटीज टाइप सेकेंड। और लाइफस्टाइल डिजीज में ही कभी कभी हम हार्ट डिजीज को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि हार्ट हमारा फंक्शन कब मिसबैलेंस होता है, उसका फंक्शन जब हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, हम कुछ अनुचित खा रहे हैं, हम फास्ट फूड का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये वाले रोग होते हैं। अब नेक्स्ट हम एक और देख लेते हैं। हम क्या देखेंगे नेक्स्ट? हमने दो जो रोग जनक है, दो पैथोजन है, उनसे होने वाली डिजीज हमने देख ली। कौन कौन सी देखी? हमने देखी वायरस की, हमने देखी प्रोटोजोआ की। अब हम एक और देख लेते हैं, ये सब आपको याद करने हैं। इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगी, बैलेंस्ड डाइट। आज के लिए मैं डिजीज का इतना ही पढ़ाऊंगी। अब मैं पढ़ाऊंगी इसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज है उनके बारे में। तो इसको और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और कल नेक्स्ट क्लास में हम शुरू का जो पार्ट है वो अगेन डिजीज का ही रखेंगे, क्योंकि डिजीज एक बार में याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप इसको टुकड़ों में तोड़कर याद करें। तो नेक्स्ट डिजीज किस से होने वाली हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज। बैक्टीरिया, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? हिंदी में इसे कहा जाता है जीवाणु। अब बैक्टीरिया क्या होता है ये भी हमें देखना है, इसका भी हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि बैक्टीरिया होता क्या है। तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया जो होता है, हमने प्रोटोजोआ देखा इसके पहले। तो प्रोटोजोआ क्या था? प्रोटोजोआ था यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक मीन्स उसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। उसका जो न्यूक्लियस है, हम आगे सेल टॉपिक भी पढ़ेंगे, और उस सेल टॉपिक में हम सेल के अंदर जो जो भी संरचनाएं पाई जाती है उनका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप समझिए कि प्रोटोजोआ हमने देखा वो था यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक प्रोटोजोआ था। लेकिन जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक कोशिका। बैक्टीरिया क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। अब इसका मीन क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स प्राक अवस्था में, मतलब प्राक मतलब जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस की फॉर्म में अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। इसमें क्या होता है कि प्रो मीन्स होता है प्राक, और कैरियोटिक मीन्स क्या होगा? कैरियोटिक, जहां भी ऐसा वर्ड आता है तो उस जगह हमको क्या यूज लेना है? उसका केंद्रक। कैरियोटिक मीन्स केंद्रक हमको यूज लेना है। अब इसमें केंद्रक कैसा होगा? प्राक अवस्था में। मीन्स क्या होगा इसमें जो केंद्रक होगा इस सेल का, बैक्टीरिया की सेल, मान लो मैंने ये बैक्टीरिया की सेल बना दी, तो इस बैक्टीरिया की सेल में, बैक्टीरिया की एक बॉडी है, ये पूरा एक बैक्टीरिया है। ये भी क्या होता है? ये भी सिंगल सेल्ड होता है। किसकी तरह? आगे हमने क्या देखा था? प्रोटोजोआ की तरह। ये भी क्या होता है? सिंगल सेल्ड। लेकिन ये क्या होता है? ये होता है प्रोकैरियोटिक। अब इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो
इस तरह से नहीं होता है कि उसके चारों तरफ भित्ति पाई जाए, न्यूक्लियस के चारों तरफ भित्ति पाई जाए। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डायरेक्ट ही इस तरह की संरचना में होता है, और इस तरह की जो संरचना है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, इसके ऊपर कोई भी आपको वॉल नहीं पाई जाएगी, इसके ऊपर कोई भी एक इस तरह की वॉल नहीं पाई जाएगी। तो ये जो संरचना है ये एक कुंडलित नलिकाकार संरचना, जो कि इसका क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसका डीएनए है ये। जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर भी क्या पाया जाता है, डीएनए, वैसे इस कोशिका में डायरेक्ट ही इस तरह डीएनए पाया जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। तो बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड। और इसके अलावा ये भी होता है माइक्रोस्कोपिक। क्या होता है ये, माइक्रोस्कोपिक। इसको भी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए भी हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो ये हमने देखा बैक्टीरिया क्या होता है। अब बैक्टीरिया में भी हम ये देखते हैं, जो ये बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखते हैं कि जो उसके लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कौन सा पार्ट, कोलोन उसका पार्ट है, उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। और वो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, वो ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, और वो करता है विटामिन के और विटामिन B12 का संश्लेषण। तो इसलिए वो हमारे लिए यूजफुल होता है। और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल क्यों होते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं डिजीज, वो हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं रोग। और वो कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, इसको भी हम एक ट्रिक से आगे देख लेते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग है वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हमने क्या ट्रिक बनाई है, इसके लिए हमने जो ट्रिक बनाई है वो ब्लू कलर में लिखी हुई है। क्या ट्रिक है, ऑल स्मॉल टाइगर्स कैन डांस प्रीटी ग्रेसफुली व्हाइल प्लेइंग लाउड गिटार्स। क्या ट्रिक है, ऑल स्मॉल टाइगर्स कैन डांस प्रीटी ग्रेसफुली व्हाइल प्लेइंग लाउड गिटार्स। तो इनके जो शुरू वाले वर्ड्स हैं, क्योंकि हमको ये डिजीज इसी तरीके से याद हो सकती है, तो इनके जो शुरू वाले वर्ड्स हैं उनको हम देख लेते हैं, उनसे हम कौन कौन सी डिजीज को यहाँ पर लेंगे। तो ए से हमने ली है यहाँ पर एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स हमने लिया है। एस से लिया है हमने सिफिलिस। टी से हमने लिया है 4 डिजीज। फर्स्ट डिजीज है एंथ्रेक्स, सेकंड है सिफिलिस, थर्ड है यहाँ पर ट्रेकोमा, फोर्थ है टिटेनस, फिफ्थ है टीबी और सिक्स्थ है टाइफाइड। टी से 4 डिजीज हमने ली है, ट्रेकोमा, टिटेनस, टीबी और टाइफाइड। ट्रेकोमा, टिटेनस, टीबी, टाइफाइड। सी से हमने क्या लिया है, कोलेरा, और डी से हमने क्या लिया है, डिफ्थीरिया। डी से हमने लिया है डिफ्थीरिया। और नेक्स्ट हम देखते हैं तो पी से हमने क्या लिया है, प्लेग। पी से प्लेग, जी से है गोनेरिया और एच से है वूपिंग कफ। डब्ल्यू से क्या है, वूपिंग कफ। और वूपिंग कफ का एक और नाम है, इसको क्या कहा जाता है, काली खांसी। काली खांसी इसको कहा जाता है, वूपिंग कफ को।
तो W से हमने क्या लिया, वूपिंग कफ, काली खांसी, और P से हमने लिया न्यूमोनिया। P से हमने क्या लिया, न्यूमोनिया, और L से हमने लिया लेप्रोसी। लेप्रोसी मीन्स होता है कुष्ठ रोग। और ये जो न्यूमोनिया है इसको आप स्पेशली याद रखें, क्योंकि हम बोलते न्यूमोनिया है लेकिन जो इसकी स्पेलिंग है वो स्टार्ट होती है P से, तो इसको आप याद रखें। तो ये जो सारी डिजीज है वो किससे होती है, वो होती है बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज। तो ये तीन जो पैथोजन है उनसे होने वाली डिजीज आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट में हम किसी और पैथोजन से होने वाली डिजीज के बारे में देखेंगे। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट जिसमें प्री में क्वेश्चंस आते हैं बैलेंस्ड डाइट से। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, संतुलित भोजन क्या होता है। संतुलित भोजन क्या होता है, हम जो भी भोजन करते हैं, हमने जो भी भोजन किया या हम भोजन करते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए ताकि हमें सारे पोषक तत्व हमें प्राप्त हो जाए, हमें कोई भी डिजीज ना हो, हमारे बॉडी के अंदर किसी भी चीज की कमी ना रहे। तो उसके लिए बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट में ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो होने चाहिए। अब ये कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर और न्यूक्लिक एसिड। ये सारे जब कंपोनेंट्स किसी डाइट में होते हैं तो वो क्या होती है, वो होती है बैलेंस्ड डाइट। इनमें भी आप देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों कहा जाता है, इनको दीर्घ पोषक तत्व क्यों कहा जाता है, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, दीर्घ पोषक तत्व। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है हमारी बॉडी में, किसके लिए, बॉडी के फिजिकल एक्टिविटी के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हम खाना ही किस लिए खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, हमारी बॉडी की जो है ग्रोथ हो सके उसके लिए। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों आवश्यक है, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और फिजिकल एक्टिविटी हम कर सके। तो इनके लिए अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन जो है वो क्या है, वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें भी जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है उसी से हमें मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त होती है। वो कितनी होती है, वो मैक्सिमम इन द सेंस हमें किससे सबसे ज्यादा एनर्जी हम लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। वो कितनी हम लेते हैं, 50 से 75% जो ऊर्जा है वो हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से। ये हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के बारे में। और क्योंकि इन तीनों से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इन तीनों से ही हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल
हिंदी में इनको कहा जाता है जैव ईंधन। तो हमें ऊर्जा किन से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से ज्यादा मात्रा में। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बायोफ्यूल या जैव ईंधन। और क्या होता है, जो विटामिन और मिनरल है, विटामिन और मिनरल, इनसे हमें इनकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है। कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी आवश्यकता अगर ये नहीं ले तो काम चल जाएगा। कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बट इंपॉर्टेंट होते हैं ये, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है, इनको मैक्रो, तो इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल को कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से। तो ये हमने बैलेंस्ड डाइट के जो कंपोनेंट्स है वो देख लिए। अब हम क्या देखेंगे? अब हम इनमें से भी एक एक करके सबकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? सबसे पहले हम लेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसके नाम में ही आप देखिए, नाम को ही आप तोड़िए। कोई भी जो साइंस में कोई भी वर्ड्स हो तो उनके नाम को आप तोड़ के भी उनका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये होते क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? इसमें देखिए आप, कार्बो और हाइड्रेट्स, दो वर्ड आपको दिख रहे होंगे, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो मीन्स क्या होता है? कार्बो मीन्स यहाँ पर होगा कार्बन। कार्बो मीन्स यहाँ पर क्या होगा? कार्बन। और जो हाइड्रेट है, हाइड्रेट का मीन क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रेट मीन्स होता है, कहीं पर भी अगर हाइड्रेट आ जाए तो उसका मीन होता है वाटर। उसका मीन क्या होता है? वाटर। और वाटर का जो फॉर्मूला है वो हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं, वो होता है H2O। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया? जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? उसमें होते हैं सी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों कंपोनेंट्स जो है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। अब इनका अनुपात भी हम देख के बता सकते हैं। इनका अनुपात क्या होगा? किसी भी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, सब में CHO होगा। उनमें CHO का जो अनुपात है, उनका रेशियो है, वो हमेशा क्या होगा? 1:2:1, 1:2:1, ये इसका अनुपात रहेगा हमेशा। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहेगा? 1:2:1, ये इसका अनुपात रहेगा। अब कार्बोहाइड्रेट में भी हम क्या देखेंगे? जो कार्बोहाइड्रेट है उसके हम प्रकार देखेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के टाइप हम देख लेते हैं। ये होता है मेनली 3 टाइप का। कितने टाइप का? 3 टाइप का। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनकी हम अगर एक इकाई देखें, इनकी कोई यूनिट हम देखें कि किससे मिलकर बने हुए होते हैं, तो वो जो यूनिट है उसका नाम क्या है? सेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट को अगर हम देखें कि किससे मिलकर ये बनेंगे तो उसको हम कहेंगे सेकेराइड।
हिंदी में भी इसको सेकेराइड ही कहेंगे। तो इस सेकेराइड में अगर एक सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड इसके टाइप हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट हो गया मोनोसेकेराइड। सेकंड हम देखते हैं, तो सेकंड क्या है, सेकंड है इसमें डाइसेकेराइड। और थर्ड हम देखते हैं, थर्ड क्या है इसमें, पॉलीसेकेराइड। अब ये क्या होते हैं, इनको भी देख लेते हैं, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये सब क्या है। तो मोनो का मीन्स तो हमने देख लिया कि मोनो मीन्स होता है वन, इसका मोनो का मीन्स होता है वन, इसमें ओनली एक ही सेकेराइड होगा। मोनो मीन्स वन सेकेराइड, ओनली वन सेकेराइड। डाई मीन्स होता है टू, और पॉली मीन्स क्या होगा, पॉली मीन्स होगा दो से ज्यादा। ये जो साइन में लगा रही हूं ये किसके लिए आता है, ज्यादा के लिए। तो पॉलीसेकेराइड में क्या होंगे, दो से ज्यादा अगर कंपोनेंट्स है, दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब ये जो मोनोसेकेराइड है उसको अगर हम तोड़ेंगे टुकड़ों में तो ये थोड़ी टूटेगा, क्योंकि ये है ही एक मॉलिक्यूल। तो मोनोसेकेराइड क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है तो इसका जल अपघटन नहीं होगा, वाटर की प्रेजेंस में ये टूटेगा नहीं, और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हाइड्रोलाइसिस। ये बस नाम आपको याद करने हैं, बाकी सारी चीजें यहाँ पर इजी है। तो हाइड्रो मीन्स तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर, और लाइसिस मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को तोड़ना, किसी भी चीज को अपघटित करना, अपघटन करना। तो जो मोनोसेकेराइड है उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि ये कितना मॉलिक्यूल है, ये है ही एक मॉलिक्यूल। अब डाइसेकेराइड को देखिए, ये जो डाइसेकेराइड है, दो लिख रखा है हमने, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है, और अगर एक मॉलिक्यूल सेकेराइड का होता है तो उसे क्या कहा जाता है, मोनोसेकेराइड। तो क्या होगा, ये एक और एक से मिलकर बना हुआ है, मतलब ये मोनोसेकेराइड की दो यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है। तो डाइसेकेराइड क्या है, मोनोसेकेराइड की दो यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है, और इनको दो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, तो इसका जो है वो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और हाइड्रोलाइसिस होके इसमें क्या बनता है, मोनोसेकेराइड की दो यूनिट्स। अब हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, दो से ज्यादा सेकेराइड्स की यूनिट। तो दो से ज्यादा सेकेराइड्स की यूनिट है तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं। हाइड्रोलाइसिस जब हम इसका करते हैं तो इसमें भी क्या होगा, ये भी मोनोसेकेराइड्स की बहुत सारी यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, मोनोसेकेराइड की कितनी यूनिट्स में कन्वर्ट होगा, ये दो से ज्यादा। मोनोसेकेराइड की दो से ज्यादा यूनिट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे कहा जाता है पॉलीसेकेराइड। अब हम इसमें भी सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं, सबसे पहले हम इस मोनोसेकेराइड की स्टडी कर लेते हैं। इसमें भी कौन कौन से मोनोसेकेराइड होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, और वो कहाँ पर पाए जाते हैं, उन सबको हम देख लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड्स को हम ले रहे हैं तो हमें तो पता ही है इसका जल अपघटन नहीं होता, ओनली एक मॉलिक्यूल से एक जो पदार्थ है, एक सेकेराइड की यूनिट है, उससे मिलकर बना हुआ होता है। तो हम ये जो मोनोसेकेराइड है उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं कि मोनोसेकेराइड का, जैसे कि हमने क्या देखा था, जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है CH और O,
ये होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट में, और उनका अनुपात हमने क्या देखा था, 1:2:1। अगर किसी भी जो चिन्ह है, किसी भी जो प्रतीक चिन्ह है, इसको क्या कहेंगे, कार्बन का प्रतीक चिन्ह, ये हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह है, तो इनके आगे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है तो उनको हम एक मानते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, एक मान लिया। तो ये क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर हम लगा देंगे N। क्या लगा देंगे हम, N। कार्बन, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन, यहाँ पर हमने N लगा दिया। मतलब जो ये N है इसको हम इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ पर 1। देखते हैं हम कैसे करेंगे इसे। बट यहाँ पर जो ये N है उसको हम कहाँ से लेंगे, उसको हम 1 से नहीं लेंगे। ये जो N है वो कितना हो सकता है, 3 to 7। 3 to 7 हम लेके देखेंगे यहाँ पर N। अगर हम N 1 और 2 लेते हैं तो वो मोनोसेकेराइड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, N का मान रख के देखेंगे हम बार बार कि कब हमारा कौन सा मोनोसेकेराइड बनेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, N का मान रख के हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर n बराबर हम 1 नहीं रखेंगे, आपको याद रखना है 1 नहीं रखेंगे। यहाँ पर हम n बराबर 3 से ही स्टार्ट करेंगे, ये आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो n बराबर हम रखेंगे यहाँ पर 3। अब हमने n बराबर 3 रखा और हमको करना है इस फॉर्मूले में पुट। इस फॉर्मूले में पुट करना है तो कैसे करेंगे, CH2 और O, ये हमने लिख दिया, और n बराबर हम यहाँ लिखेंगे 3। तो अब 3 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ पर आप मान लीजिए 1 है, यहाँ पर भी मान लीजिए 1 है। H6 और O3, तो ये एक जो मोनोसेकेराइड कंपोनेंट है वो आपका रेडी हो जाता है, C3H6O3। इसी प्रकार आगे हम नेक्स्ट जो भी आएगा उसको रखेंगे। पहले इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर ये जो 3 है, 3 को यहाँ पर क्या कहेंगे हम, ट्राई। 3 के लिए हम क्या वर्ड यूज लेते हैं, ट्राई। 3 के लिए हम वर्ड यूज लेते हैं ट्राई। इसीलिए ये जो मोनोसेकेराइड है C3H6O3, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रायोज। इसको कहा जाता है ट्रायोज। और इसी के अलावा ये तो हमने इसका नंबरिंग के अकॉर्डिंग नाम रखा है, इसके अलावा क्या नाम हो सकता है, इसके अलावा इसका नाम हो सकता है ग्लिसरेल्डिहाइड। किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है ग्लिसरेल्डिहाइड। तो ये जब हम n बराबर 3 रखते हैं तो हमें ग्लिसरेल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, हम n बराबर करेंगे यहाँ पर 4 पुट। 4 जब हमने यहाँ पर रखा तो हमें क्या फॉर्मूला प्राप्त होगा, C4H8O4। क्या प्राप्त होगा, C4H8O4। और इसका क्या नाम होगा, इसका भी हम इसी तरीके से नंबरिंग के अकॉर्डिंग नाम देखें तो 4 को क्या लिखा जाता है, ट्राई, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा टेट्रा। टेट्रा हम किसके लिए यूज लेते हैं, 4 के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स, तो इसको कहा जाएगा टेट्रोज, ट्रायोज, टेट्रोज, टेट्रोज इसको कहा जाता है। और इसके अलावा जैसे इसका नाम ग्लिसरेल्डिहाइड है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा यहाँ पे इरिथ्रोज। इरिथ्रोज, हिंदी में भी इनको इसी तरह लिखना है, इरिथ्रोज। ग्लिसरेल्डिहाइड को भी हिंदी में आप एज इट इज लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं n बराबर 5। n बराबर जब हम 5 लेते हैं तो क्या होता है, C5
H10O5 ये हमें प्राप्त होता है यहाँ पर। अब ये जो हमें प्राप्त होता है तो इसको C5 जब होता है, 5 मॉलिक्यूल्स जब कार्बन के होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज लेते हैं वर्ड, उसके लिए हम यूज लेते हैं पेंट। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पेंटोज। पेंटोज हमने इसको बोल दिया। ट्रायोज हो गया हमारा, टेट्रोज हो गया, पेंटोज हो गया। अब इसका भी इसी की तरह एक और हमको नाम देखना है, तो इसका क्या नाम होगा, C5H10O5 का नाम होता है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर, राइबोज शुगर इसका नाम है। और ये जो राइबोज शुगर है हम ये भी देख लेते हैं, ये राइबोज शुगर पाई कहां पर जाती है, ये राइबोज शुगर पाई जाती है RNA में। आपने नाम सुना होगा DNA, RNA को। सेल की जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। सेल के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में DNA होता है और RNA भी होता है। तो ये जो RNA है, तो RNA में क्या होती है, राइबोज शुगर। RNA आप नाम याद रखें, आपने सुने भी होंगे ये नाम, डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे। तो RNA इसकी जो फुल फॉर्म है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी RNA की, राइबो न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म भी हम यहीं पर देख लेते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए में ये पाया जाता है। इसी के अलावा जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन हम क्यों लेते हैं, ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके। और वो ऊर्जा हमें किस फॉर्म में प्राप्त होती है, ऊर्जा तो हमें प्राप्त होती है लेकिन हमने उसका भी एक नाम दे दिया कि ये हमें इस फॉर्म में प्राप्त होगी। बस बायो में यही है, साइंस में यही है, आपको नाम याद करने हैं बेसिकली, बाकी सब कुछ इजी है। तो ऊर्जा हमें जिस फॉर्म में प्राप्त होती है वो क्या होता है, वो होता है एटीपी। तो ये जो एटीपी है इसमें भी क्या पाया जाता है, राइबोज शुगर इसमें पाई जाती है एटीपी में। और एटीपी की फुल फॉर्म भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। एटीपी हम कब पढ़ेंगे, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब हमारे एटीपी यूज में आएगा, तब हम एटीपी के बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक। अब राइबोज शुगर हमने देखा, इसमें क्या होता है, C5H10O5। डीएनए को देखिए आप, डीएनए नाम सुना ही होगा आपने। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये होती है डीएनए की फुल फॉर्म। तो इसमें आप देखिए डी और ऑक्सी, क्या लिखा हुआ है, डी ऑक्सी। डी मीन्स माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस, ऑक्सीजन को हम माइनस कर देंगे। राइबो न्यूक्लिक एसिड तो आपको कहाँ भी दिख रहा है, आरएनए में राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हमें क्या करना है, डी मीन्स हमको माइनस करना है और ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। तो हमको जो ये राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर में से हमको क्या माइनस करना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो हमें क्या प्राप्त होगी, डीएनए की जो शुगर है वो हमें प्राप्त होगी। डीएनए में जो शुगर पाई जाती है उसका नाम है डी ऑक्सी राइबोज शुगर। यहाँ पर कौन सी शुगर पाई जाएगी, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। क्या करेंगे, ये जो C5H10O5 है इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और हमें प्राप्त हो गया डीएनए में पाई जाने वाली शुगर।
अब हमने 5 तक देख लिया, N5 तक हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, N6। N6 हमको देखना है। N बराबर जब हम 6 पुटअप करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, C6H12O6। हमें क्या फॉर्मूला प्राप्त होगा, C6H12O6। ये फॉर्मूला आप को देखा देखा लग रहा होगा, आपने इसका नाम भी सुना होगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। और यहाँ पर क्योंकि है 6 नंबरिंग है यहाँ पर कार्बन की, तो हम 6 के लिए क्या वर्ड यूज लेंगे, हेक्सा। 6 के लिए हम वर्ड यूज लेते हैं हेक्स। और इसीलिए जो ये मॉलिक्यूल, जो ये कंपोनेंट बन के तैयार हुआ है यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे, हेक्सोस। और इसी का अगर हम नाम देखें तो ये जो मॉलिक्यूल, ये जो कंपोनेंट, ये हमें जो मोनोसेकेराइड हमें प्राप्त हुआ है, इसकी संरचना के आधार पर ये 3 टाइप के आगे हो जाते हैं। C6H12O6 तो है, लेकिन जब हम इसको खोलकर लिखते हैं, किसी भी पदार्थ की हम संरचना बनाते हैं, इसकी भी अगर हम संरचना बनाएंगे, आगे बड़ी संरचना होती है, इसको हम ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, फिर OHCHO कुछ ऐसे करके हम इसको खोलकर लिखेंगे। तो इसकी जो संरचना है उसमें डिफरेंस की वजह से, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आगे जाकर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं। क्या होते हैं, हेक्सोज को भी आगे हम देखें तो फर्स्ट ग्लूकोज, सेकंड फ्रक्टोज और थर्ड है गैलेक्टोज। हिंदी में भी इनको ऐसे ही लिखना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब ये जो ग्लूकोज हमने लिखा, ये ग्लूकोज कहाँ पर पाया जाता है, ये ग्लूकोज जो है वो पाया जाता है, ग्लूकोज कहाँ पर पाया जाएगा, ब्लड में जो शुगर पाई जाती है वो होती है ग्लूकोज। इसके अलावा ब्लड में पाया जाता है, इसके अलावा कहां पर पाया जाता है, ग्रेप्स में। ग्रेप्स में भी क्या पाया जाएगा, ग्लूकोज। अब फ्रक्टोज को हम देख लेते हैं। फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर ये फ्रूट्स में पाया जाता है, और इसके अलावा फ्रक्टोज पाया जाता है हनी में, शहद में। और ये जो फ्रक्टोज है वो सबसे मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी ये होती है। नेक्स्ट हम क्या देख लेंगे, हमने फ्रक्टोज भी देख लिया, अब हम देखेंगे गैलेक्टोज। गैलेक्टोज कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है ब्रेन में, ब्रेन में पाया जाता है, इसीलिए इसको ब्रेन शुगर कहा जाता है। गैलेक्टोज कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन शुगर। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।